चलो जी, सब कुछ तैयार है। करें शुरू पढ़ाई। ऐसे नंबर 210 वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट। देखो जी, क्या हाल है आपके, पहले ये बताएं। एकदम बढ़िया। आई एम इन अ वेरी गुड मूड। वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड होने वाले हैं अब। ऐसे नंबर 210, इससे पहले ऐसे 200 ड्रॉप हो चुका है, आपने वो भी देखना है और उसके बाद ये भी देखना है। 200 में हमने बड़ा डिटेल डिस्कशन किया, ठीक है। 20 मिनट तक हमने आराम से तफ्तीश में बात करी, ऑडिटर को अपने माइंड में क्या विचार रखना है ऑडिट करते वक्त, ऑडिट से पहले, ऑडिट के बाद, हर वक्त उसकी क्या अप्रोच होनी चाहिए। उसमें एक शब्द हमने पकड़ा, प्रोफेशनल स्केप्टिसिज्म। जो वर्ड तो एक छोटी सी बात है, पर आपको वो ऑडिट करना सिखा रहा है। वो कह रहा है कि आपको एक क्वेश्चनिंग माइंड रखना है, हमेशा ऑडिट करते टाइम अलर्ट रहना है। तो उसके बाद अब प्रक्रिया शुरू होती है ऑडिट की आपकी। अगला आता है जब आप क्लाइंट से, जो आपकी सेल्स टीम होगी या फिर पार्टनर, जो भी फर्म में चलता है, देखो कैसे क्लाइंट से डील होती है, वो सबका अलग अलग सिस्टम होता है। तो जब वो काम आपका कंप्लीट हुआ, उसके बाद ना अब काम होता है ऑडिटर का स्टार्ट। तो ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिटर सर्विस प्रोवाइडर है, ऑडिट की सर्विस दे रहे हैं ना। तो जो सर्विस प्रोवाइडर, आप दुकान में बिल, आप मेडिसिन लेने गए मान लो, तो आप क्या करते हैं, उससे बिल मांगते हैं, क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर या फिर गुड सेलर जो है वो आपको जो है डॉक्यूमेंट देगा। तो यहाँ पे सर्विस प्रोवाइडर जो है वो ऑडिटर है, वो ऑडिट की सर्विस देगा। तो बनता क्या है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट भेजना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, ऑडिटर की बनती है। तो ऑडिटर एक डॉक्यूमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं, ध्यान से सुनना, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। यहाँ पर वो लिख देता है कि भैया हमने अपने आपका ऑडिट करना है, आपकी ये जिम्मेदारियाँ, मेरी ये जिम्मेदारियाँ, ठीक है। क्लैश कुछ मत करना, बाद में कोई लफड़ा ना हो, कागजी कार्रवाई हो चुकी है। तो यहाँ पर सारी चीज़ें अगर आप पहले से लेके चलोगे, बहुत स्मूथली काम होता है। कागजी कार्रवाई बहुत ज़रूरी होती है। तो लिखा पढ़ी जो होती है, इतनी पढ़ाई करी है, बाद में कोई कन्फ्यूज़न हो गया क्लाइंट के साथ, तो कह सकते हो यार ये देखा एग्रीमेंट में ये लिखा था हमने। दिस इज़ काइंड ऑफ अ एग्रीमेंट ऑल्सो। आप यहाँ पे एक एग्री कर रहे हैं कि हम ये काम आपके साथ करने वाले हैं, ठीक है। ऐसे पे बात हो रही है, बट एक जनरल आपको पता भी तो होना चाहिए कि प्रैक्टिकली काम हो कैसे रहा है। तो कुछ चीज़ें हम डालते हैं एंगेजमेंट लेटर में, सिंपल चीज़ें, बहुत सिंपल स्टैंडर्ड है, इसको करते हैं 10 मिनट में ख़त्म, 10-15 मिनट में इसको डन करते हैं। छोटा ही रखेंगे वीडियो, ज़्यादा कुछ है नहीं स्टैंडर्ड में, सिंपल बात वही है, एग्रीमेंट बनाना है। अब उसमें क्या डालना होता है, वो उसके बारे में हम थोड़ी सी डिटेल में डिस्कशन यहाँ पे कर रहे हैं, बस दैट्स इट। ऐसे का नाम है वेरी सिंपल, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। एंगेजमेंट जो आप करने वाले हो, उसकी जो टर्म्स है वो पहले ही एंगेजमेंट लेटर में आपको लिख लेनी है। यस। अब ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव, हर स्टैंडर्ड का ना एक इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव होता है। हर स्टैंडर्ड एक लाइन में बता रहा होता है कि ये स्टैंडर्ड बोलना क्या चाहता है। तो इसलिए पहली लाइन जो लिखी होती है, इसको इग्नोर नहीं कर, रट्टा मारना है अगर कि ये क्वेश्चन आ सकता है। क्वेश्चन नहीं आएगा कभी भी ऑब्वियसली। ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव ऐसे 210 में क्या है, ऑब्वियसली नो वन इज गोना आस्क दिस थिंग, बट जनरल अंडरस्टैंडिंग, आपको समझ आए चीज़, उसके लिए ये चीज़ आपको समझनी पढ़नी पड़ेगी। तो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है एक्सेप्ट करे एक ऑडिट एंगेजमेंट को सिर्फ तभी, ओनली व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड हैज़ बीन एग्रीड विद द क्लाइंट। उसका बेसिस डिफाइन कर लो पहले, ठीक है। यही चीज़ मैंने अभी आपको स्टैंडर्ड स्टार्ट करने से पहले भी डिस्क्राइब कर दी। ओके, छोटी मोटी 4-5 बातें हैं, सिंपल बातें हमने करनी है, ज़्यादा इसके अंदर तफ्तीश में घुसना भी नहीं है। अब क्या कहता है, ऑडिट की प्री कंडीशन क्या होती है, वो यहाँ पे बात करते हैं। प्री कंडीशन मतलब ऑडिट शुरू होने से पहले, पहली जो शुरुआत से भी पहले कंडीशंस जो हैं, क्या मानकर चलना चाहिए ऑडिटर को और मैनेजमेंट को। यहाँ पे देखो, ऑडिटर एक एग्रीमेंट में आए विद द क्लाइंट टू मेक मैनेजमेंट अंडरस्टैंड इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो यहाँ पे सीधा क्लैरिफाई कर दिया, एक एग्रीमेंट बना लो और मैनेजमेंट को उसकी जिम्मेदारियों के बारे में बता दो, क्या उसका कर्तव्य है, क्या उसकी जिम्मेदारियाँ हैं, क्या उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, क्या उसके ऑब्लिगेशंस है, ठीक है। ये कहता है भई मैं आऊँगा वहाँ पे, मेरे सामने फाइनेंशियल्स तैयार रखना तुम लोग, अनुसार अपने फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगता है तो उसके हिसाब से, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते हैं उसके हिसाब से, या कोई और एक्ट आपको कुछ बोलता है उसके हिसाब से मेरे लिए पहले तैयार रखना। वहाँ जगबाजी मत करना कि अभी फाइनेंशियल्स तैयार नहीं हुए, भाई तैयार रखो आप पहले। ऑडिटर आएगा, टाइम वेस्ट नहीं करना, बड़ा आदमी है। इंटरनल कंट्रोल जो है पहले से ही क्लाइंट लगा के रखे, इट इज़ क्लाइंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, तीसरा पॉइंट बोलता है, ऑडिटर जब आएगा ना सामने, तुम बैरिकेडिंग मत लगा के रखना, मतलब कि
उसके लिए रोकथाम मत करना। जहाँ वो जाना चाहे, अपनी गाड़ी जहाँ घुसाना चाहे घुसा सकता है। सारी इन्फॉर्मेशन उसको, ऑडिटर को आप दें जो वो चाहता है। कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो ऑडिटर रिक्वेस्ट करे कि मुझे ये भी देखनी है, मान लो आपके ऑडिट से पर्टेन नहीं करती, बट ऑडिटर को क्लैरिफिकेशन लेने के लिए कोई चीज़ चाहिए, कोई डॉक्यूमेंट चाहिए, तो क्लाइंट वो भी प्रोवाइड करे। जैसे क्या होता है, आप फाइनेंशियल से रिलेटेड आप कंसर्न हो, लेकिन अगर आपको कोई ऑपरेशनल कंट्रोल जो है उसका कोई कागज़ देखना है जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ाने के लिए, तो क्लाइंट उसमें भी असिस्ट करे। ये पहले लिखवा ली, उसके बाद में वो अगर वो कहेगा कि आप हम नहीं दे रहे, तो आप कह सकते हो यार मेरे को समझने के लिए मैंने पहले ही ये लड़ाई झगड़ा झड़प यहाँ पे ना हो किसी के साथ, इसलिए पहले ही एग्री करवा लिया। और तीसरी बात, छोटी सी बात है, क्लाइंट बोल रहा है ये बंदा हमारा एम्प्लॉई है, आप कहते हो मैं नहीं मानता, मुझे तो हाथ मिला के आना है उस बंदे से, मुझे उसकी शक्ल देखनी है, मुझे उसका डीएनए ब्लड ग्रुप देखना है। मतलब कि डीएनए ब्लड ग्रुप तो मैंने ऐसी ज़्यादा बोल दिया जस्ट टू ओवर एग्जैजरेट, मतलब मुझे देखना है, मुझे इंस्पेक्ट करना है, मुझे उससे पूछना है, उस बंदे से मैं जानना चाहता हूँ वो जो सेल्स का पर्सन है वो कैसे काम करता है, मुझे उससे पूछना है, मुझे हेड से नहीं पूछना, मेरी मर्जी है। तो ये ऑडिटर अपनी मर्जी भी चला सकता है, पावर है ना ऑडिटर पे, पावर का यूज़ कर सकता है, और एग्री यहाँ हो चुका है। So this way, these are the preconditions which auditor has to include in the audit engagement letter, in the beginning, before the beginning of the audit even. ये तो प्री प्लानिंग स्टेज का पार्ट बन गया आपका। तो यहाँ पर आपका पहला पॉइंट हुआ, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बनेगा, उसकी टर्म्स भी तो होंगी, मतलब क्या डालें यार, हमको समझ नहीं आ रहा। ऑडिटर ने बोला मेरे को समझ नहीं आ रहा, तो आईसीआई आगे आया, उसने बोला तेरे को समझ कैसे आएगा, मैं बताऊंगा तभी तो तू करेगा काम। तो ये बोलता है कि टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लेटर जो है उसमें क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे आता है ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडिपेंडेंट ऑडिटर। आपने ऐसे 200 पढ़ा है, उसमें एक लाइन लिखी हुई है कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या होता है, वही तो ऑब्जेक्टिव है ऑडिटर का, एक ओपिनियन फॉर्म करे और रिपोर्ट करना है, ठीक है। अगला है स्कोप ऑफ ऑडिट, ऑडिटर क्या करेगा, ऑडिट करेगा वहाँ पे, समझिए आपको। अब वो कौन सा ऑडिट है, स्टैट ऑडिट है या कोई स्टैट के अलावा कोई इंटरनल ऑडिट या कोई भी ऑडिट हो सकता है, जस्ट खाली एक जो फाइनेंशियल्स का फाइनल ऑडिट जो होगा सिर्फ वही तो नहीं होगा ना, जिस पे ऑडिटर को अपनी रीजनेबल एश्योरेंस देनी है किसी भी टाइप का। अब आपके 720 तक मान लो आपके स्टैंडर्ड है, इसके बाद भी स्टैंडर्ड होते हैं, हर चीज़ के लिए एंगेजमेंट लेटर बनता है। आई एम बीइंग लिटिल बिट स्पेसिफिक अबाउट ऑडिट एंगेजमेंट ओनली, बट और भी एंगेजमेंट हो सकते हैं। ये जनरली स्टैंडर्ड तो बात करता है सबके बारे में ही, क्योंकि यहाँ पे आप टर्म जो हेड देखोगे ना, एग्रीइंग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट लिखा है। तो मैं बात कर रहा हूँ कि एंगेजमेंट लेटर के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें डालनी होती हैं। टर्म्स, जो हमारा स्कोप आ गया, उससे पहले ऑब्जेक्टिव आ गया। अच्छा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, थर्ड पॉइंट। यहाँ पे अगर आपको देख रहे हैं तो यहाँ पे लिखा है रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। यहीं पे रेस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन कर दी, भाई तू ये काम करेगा, मैं ये काम करूँगा, अपने बच्चे को ट्यूशन तू पढ़ाएगा, मैं अपने बच्चे को ट्यूशन पढ़ाऊँगा, ठीक है। तो मतलब कि फाइनेंशियल्स बनाने का काम जैसे अभी दिया हुआ क्लाइंट का है, ऑडिटर का काम ऑडिट करने का है। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क क्लाइंट का क्या है, ये ऑडिटर आके नहीं बताएगा उसको, खुद आइडेंटिफाई कर तेरे पे क्या लगता है, कितने करोड़ का तेरा रेवेन्यू है, एप्लीकेबल कौन सा स्टैंडर्ड्स हैं तेरे पे, खुद अक्ल लगा, अपने कंसल्टेंट हायर कर, तेरे को नहीं पता तो ऑडिटर से मत पूछ आके, और उसके हिसाब से फाइनेंशियल्स बना के रख पहले, ठीक है। और आप क्या रिपोर्ट देने वाले हो, एक्सपेक्टेड फॉर्म एंड कंटेंट ऑफ रिपोर्ट इशूड बाय द ऑडिटर, ठीक है, ये भी दे दो। और कोई एडिशनल अगर रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार कुछ बोला गया तो वो भी लिख दे कि भाई हमने ये तेरे को रिपोर्ट देनी है, एंगेजमेंट लेटर पे लिख के क्लैरिफाई करके शुरू में। देखिए साफ सुथरा काम है, एक नंबर काम है ये, यहाँ पे कोई गड़बड़ का स्कोप नहीं रखना, आपको देख लेंगे हो जाएगा, कुछ भी नहीं, करके रखना है, क्लियर रखना है सब कुछ। सेकंड पॉइंट भी यहाँ पे कंप्लीट हुआ, जो बोल रहा है टर्म्स क्या रखें एंगेजमेंट लेटर की। टू द, जैसे एप्लीकेशन लिखते थे ना आप स्कूल में, सिंपल होता है, टू द प्रिंसिपल, स्कूल नेम, रेस्पेक्टेड सर, आई वांट टू से आई एम वेरी इल, यही है बस वो। इसी तरह एंगेजमेंट लेटर ड्राफ्ट होना है, आपने साइन करना है, पार्टनर ने पकड़ाना है क्लाइंट को। डीएससी लगेंगे या फिजिकल साइन होगा, डिपेंड करता है। आजकल तो डीएससी भी शिफ्ट हो गए हैं कई लोग, 2-2.5 हज़ार रुपये का बनता है, और काफ़ी बिजनेसमैन के लिए सहूलियत रहती है उससे। मतलब वो नहीं भी है, अगर उसका डीएससी किसी ऑथराइज सिग्नेटरी के पास पड़ा है तो वो भी साइन करके फटाफट काम करके, मतलब बिजनेस है, यहाँ पे लेट नहीं करना होता, ये कागजी कार्रवाई में फंसना नहीं चाहता कोई, इसलिए डीएससी जो है ये तो एक रामबाण बन गया है फटाफट काम करने के लिए। सर्कमस्टांसेस रिक्वायरिंग रिवीजन इन टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट। अब मान लो आपका
ऑडिट एंगेजमेंट चल रहा है, ठीक है। अब ये रिकरिंग ऑडिट्स के लिए है कि एक बार आपने ऑडिट एंगेजमेंट लेटर बना लिया, अब आप उसी के हिसाब से साल दर साल काम कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, आपको कोई नई इंफॉर्मेशन मिली या कोई ऐसा इवेंट हुआ जिसके लिए आपको लगता है कि ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में वो बात डालनी पड़ेगी, ठीक है। या आपको लगता है मैनेजमेंट लड़ाई कर रही है, वहाँ से वो रंगीला राजा मेरे पे आके अगर मेरे को कह रहे हैं कि फाइनेंशियल्स बना दो, तो मैं उसको झाड़ लगाऊंगा, झाड़ नहीं लगाऊंगा, मैं उसको याद कराऊंगा। याद है उस साल हमने एक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर पे साइन करा था, उस पर कुछ कंडीशन, ये देख, अब हलफनामा अपना निकाल के दिखाएंगे उसको, उसमें कंडीशन लिखी होगी। हो गया, अरे यार प्रिपरेशन ऑफ एफएस मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ओ नो, बना के देता हूँ, सॉरी सर। तो यहाँ पर देखो, मैं कह रहा हूँ कि कुछ कंडीशंस है, सर्कमस्टांसेस हैं जहाँ पे आपको हिंट मिलता है कि एंगेजमेंट की जो टर्म्स है उसको चेंज करना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आपको लगता है मैनेजमेंट को समझ नहीं आई कोई बात उसमें लिखी है एंगेजमेंट लेटर में, और आपको वो मैनेजमेंट समझ नहीं पा रही है, तो आप उसको ऑल्टर करके लिखना पड़ेगा, आसान भाषा में लिखना पड़ेगा। हाँ, जैसे ऑब्जेक्टिव और स्कोप समझ नहीं आ रहा है। अगला है रिवाइज्ड या एडिशनल टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन या कुछ स्कोप बढ़ रहा है आपका। जैसे मैं इफ़ आई वुड से आप कर रहे हैं स्टॉक ऑडिट, होता है ना, स्टॉक ऑडिट होता है एक, तो स्टॉक ऑडिट जो होता है उसका स्कोप आपको दिया था क्लाइंट ने 3 वेयर हाउसेस का, और क्लाइंट के थे 4 वेयर हाउसेस। अब वो कह रहा है आपको कि 4 का करो, 3 का नहीं, आप 4 का ही कर दो। एक चौथा वाला छोटी यूनिट थी, क्लाइंट नहीं करवाता था उसको, पर अब वो कह रहे हैं कि करना पड़ेगा। चेंज हुआ ना, स्पेशल टर्म्स हो गई ना, रिवीजन आ गया ना थोड़ा, तो इसके लिए नया एंगेजमेंट लेटर जाएगा। सिग्निफिकेंट चेंज इन ओनरशिप और ऑफ मैनेजमेंट, ओनरशिप और मैनेजमेंट, ठीक है, सिंपल चीज़ें हैं, देखो इसमें कोई ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं। कंपनी का साइज या नेचर बदल रहा है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगते थे इंड AS आ गए, लीगल रिक्वायरमेंट्स में कुछ चेंज आ रहा है, या कोई दूसरी रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट में चेंज। दिस इज़ अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, ICAI ऑल्सो आस्क दिस क्वेश्चन, जो एग्जाम के लिए देख रहे हैं दे कैन कंसिडर दिस, इसके पॉइंटर्स याद करके। पहला, अगर आपका इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, 4th पॉइंट आ गया है अगला, अगर आपका इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है तो ऑडिटर को ये असरटेन करना है, अभी पहले पॉइंट में पढ़ा है प्री कंडीशन ऑफ एन ऑडिट है, एग्जिस्ट करती हैं तो ठीक है, अगर एग्जिस्ट नहीं करती तो ऑडिट मत कर, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। और अगर मैनेजमेंट कोई कहती है कि लिमिटेशन इम्पोज करती है आप पे, तो आपको एक्सेप्ट नहीं कर लेना, पैसा दे रहा है आपको, खरीद नहीं सकता कोई, ठीक है। और तभी एक्सेप्ट करो जब आपको लॉ ने बोला है, मतलब आपको किसी ने अपॉइंट किया है लॉफुली, तब आप देख सकते हैं, कंसिडर कर सकते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ओके, 5th पॉइंट है रिकरिंग ऑडिट एंगेजमेंट में, अगर एक आपका ऑडिट एंगेजमेंट चल रहा है, ठीक है, सब कुछ खाना पीना चल रहा है, फीस आपकी क्लाइंट से आ रही है, ऑडिट चल रहा है, अच्छी क्लीन रिपोर्ट जा रही है, सब एकदम सतयुग आ चुका है, सब कुछ ठीक हो रहा है। लेकिन अगर आपको इंडिकेशन मिलती है कि ज़रूरत पड़ेगी टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट को चेंज करने की, और जिसके मैंने बात कर दी ऊपर कि कुछ क्या रीजंस हो सकते हैं, ओनरशिप में चेंज, बिजनेस का, क्लाइंट का बिजनेस चेंज हो गया है कंपनी को, या फिर एंटिटी को समझ नहीं आ रही एग्जिस्टिंग टर्म, उसको याद कराओ। वो लड़ रहा है, फाइनेंशियल्स बना, तू ऑडिटर वगैरह, तू फाइनेंशियल बनाएगा, मैं नहीं बनाऊंगा, तो उसके लिए नया एंगेजमेंट लेटर भेज दो, काम खत्म। या दैट्स इट। लास्ट पॉइंट आपका आता है यहाँ पे, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट, ऑडिट के दौरान अगर कुछ कंडीशन यहाँ पे डिस्कशन हो रहा है कि अगर ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट मैनेजमेंट कहता है कि चेंज कर दो, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज कर दो। ऊपर थी स्कोप लिमिटेशन, स्कोप लिमिटेशन नहीं बदली जा सकती ना, स्कोप लिमिटेशन तो आपका जो ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप है, अगर उस पर ही क्लाइंट कहे कि ये रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट मत दो, आप हमें ये अलाना फलाना रिपोर्ट दे दो, आप नहीं एग्री करोगे, उसको मना कर दोगे। तो मान लो आपके ऑडिट के दौरान अब बात हो रही है, आपका ऑडिट चल रहा है, आप क्लाइंट के दफ्तर में बैठे हुए हो, ठीक है, वो इनवॉइस ले आया 15 सेल के, आप वो एक 17,000 का इनवॉइस है, मान लो वो टिक कर रहे हो, बैठे हुए ऐसे, आ रहा है उधर से मैनेजर, वो कह रहे हैं टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट में चेंज आ रहा है, भाई ठीक है भाई, करना पड़ेगा। तो ऑडिटर कहे उसका इम्पैक्ट एनालाइज करे, जो वो बात बोल रहा है कि उसका इफेक्ट क्या होगा एश्योरेंस पे, उसकी जो उसको एश्योरेंस देनी है, रिपोर्ट देनी है, उस पर ऑडिट रिपोर्ट, अल्टीमेटली ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट देनी है, तो वहाँ पे जो फ़र्क पड़ता है उसको समझे वो।
और एक रीजनेबल जस्टिफिकेशन भी मांग ले, भाई क्यों बोल रहा है चेंज करने को, क्या तेरे को हो गया, शुरू में क्यों नहीं बोला, अब क्यों बोल रहा है, जस्टिफिकेशन मांगो। एंड दैट जस्टिफिकेशन शुड बी रीजनेबल। ठीक है, कुछ भी मनगढ़ंत कहानी बोले नहीं मानना। अगर ऑडिटर सेटिस्फाइड है जस्टिफिकेशन से, कोई बात नहीं, नई एंगेजमेंट लेटर आप बना लो, काम खत्म आपका। अगर ऑडिटर जो जस्टिफिकेशन दिया है उससे नॉट सेटिस्फाइड है, ठीक है, तो ऑडिटर उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट ना करे, शेल नॉट एक्सेप्ट चेंज एंड कंटिन्यू द ऑडिट। वो कहे मैं नहीं मान रहा, मेरे को समझ नहीं आ रही, और ऑडिट करता रहे। वो 17,000 का इन्वॉइस जो चल रहा था उसको बोले जा मैं ऑडिट कर रहा हूँ, मैं नहीं मान रहा, और अगला इन्वॉइस पे वो पलटे। अब मान लो मैनेजमेंट कह रहा है तेरी ऐसी तैसी मेरी कंपनी में बैठ के मेरी बात नहीं मानेगा, निकल यहाँ से, तू नहीं करेगा ऑडिट। अगर ऐसा करता है तो ऑडिटर विड्रॉ कर ले एंगेजमेंट से, और रिपोर्टिंग अथॉरिटीज़ को अप्रोप्रिएटली वो इन्फॉर्म कर दे। यहाँ पर आपका ऑडिटर का जो मतलब है काम खत्म। शॉर्ट में अगर मैं बताऊँ तो स्टैंडर्ड जो है बहुत सिंपल बात करता है। ऑडिट एंगेजमेंट लेटर जो है पहले ही, ऑडिट शुरू करने से पहले ही ऑडिटर एक बना ले, साइन करे और उसको भेज दे क्लाइंट के पास। जब वो क्लाइंट के पास ऑडिट एंगेजमेंट जाएगा, उस ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, स्कोप होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लिखी होनी चाहिए, ऑडिटर की क्या है, मैनेजमेंट की क्या है, फॉर्म और जो भी कागजात ऑडिटर इशू करने वाला है वो सारे उनके बारे में पहले ही लिख दे, भाई मैं ये देने वाला हूँ, ये डिलीवर होने वाला है तेरे को। ये सब चीज़ें जो है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर में पहले ही लिख दिया जाए। अगर ऑडिट एंगेजमेंट लेटर नया है, मतलब नए एंगेजमेंट पे जा रहे हो आप, पहले उसका ऑडिट नहीं करते, कोई अलान फलाना ऑडिटर करता था, अब आप नए ऑडिटर आए हो, अब आप क्या कह रहे हो, आप कह रहे हो कि मैं एंगेजमेंट लेटर भेजूंगा तो इंश्योर कर लो भैया ये प्री कंडीशंस जो होती हैं ऑडिट की, कि ऑडिटर फाइनेंशियल्स बनाने का काम क्लाइंट का, एफआरएफ आइडेंटिफाई करने का काम क्लाइंट का, ऑडिटर को जो एक्सेस टू ऑल द इंफॉर्मेशन, एडिशनल इंफॉर्मेशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस, ये सारी चीज़ें इंश्योर कर लो कि लिखी है उसमें या नहीं। ठीक है, अब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट ऑडिटर बोलता है कि यार चेंज करना है थोड़ा सा, ये इसमें ऑडिट एंगेजमेंट में थोड़ा सा चेंज आएगा, मैनेजमेंट को कुछ सनक चढ़ी, तो आपको रीजनेबल जस्टिफिकेशन मांगनी है, भाई ये जो बात जो बोल रहा है इसका कारण क्या है। अगर ऑडिटर संतुष्ट है तो सीधा एक नया एंगेजमेंट लेटर बना लेगा, अगर संतुष्ट नहीं है तो कहेगा जा काम करने दे मेरे को, मैं नहीं बदल रहा। और क्लाइंट कहता है ठीक है अपनी तू ज़्यादा बोल रहा है निकल यहाँ से, तो वो विड्रॉ कर लेगा ऑडिटर और अप्रोप्रिएट अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट कर देगा। यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड नंबर 210 जो है ख़त्म होता है। देखो ऑडिट जो चलता है उसमें क्वालिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आपको पता है ना, क्वालिटी वाला जॉब है। तो इसके अगले वीडियो पे आपसे बात होने वाली है क्वालिटी के बारे में। ऐसे 220 क्वालिटी के बारे में बात करता है कि जो पार्टनर जो है फर्म का, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एक ऑडिट के अंदर। एंगेजमेंट का जो पार्टनर होता है जिसको साइन करना होता है, उसकी कुछ जिम्मेदारियां हैं। ये नहीं कि वो अपना पढ़ा है अलग, उसको कोई होश नहीं है, और जो है लोअर लेवल एम्प्लॉयज़ जो है, जूनियर एम्प्लॉयज़ हैं, अपना दिमाग लगा लोगों के। अभी आप 220 पढ़ोगे ना, आपको पता चलेगा। कहते हैं सीए करके जो पार्टनर बनता है उसके मज़े, अरे मज़े हो, कोई मज़ा नहीं है भाई, काम करना पड़ता है और सीरियसली करना पड़ता है। मज़े वाली बात वो अलग है। कई लोग होते हैं ना, ये देखो बिजनेस उसी का बढ़ता है जो अच्छे से काम करता है, जो थोड़ी एक्सट्रीम लेवल की, मतलब एक्सप्रेस लेवल की सर्विस, जैसे वो डिलीवरी वाले होते हैं एक्सप्रेस डिलीवरी, तो जो सुपर क्लास लेवल का काम करता है ना, उस पर काम अपने आप आता है। जो ढोलाराम काम करता है उस पर ज़्यादा काम आता भी नहीं। तो बड़ा बनने के लिए खतरनाक लेवल पे सारे स्टैंडर्ड्स को जो फॉलो करती है फर्म, अपने आप ग्रो करती है यार। ठीक है, तो अगले स्टैंडर्ड में, अगली वीडियो में उसके बारे में बात हो रही है। यहाँ पर आपका स्टैंडर्ड होता है ख़त्म। थैंक यू वेरी मच एवरीवन, आपने अपना कीमती समय मुझको दिया, मुझे मौका दिया ये कॉन्सेप्ट आपको समझाने का। आई एम थैंकफुल टू यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना। थैंक्स अ लॉट।